हेलो एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का चैप्टर। तो 4 चैप्टर हम लोग क्लास 8 के कर चुके हैं। क्लास 6 और 7 का हम लोगों ने हिस्ट्री कर लिया है। ये जो आपका एनसीईआरटी का हिस्ट्री हम लोग पढ़ा रहे हैं, मतलब ये सीरीज जो आपका चल रहा है तो एनसीईआरटी का हिस्ट्री चल रहा है। क्लास 6 और 7 का हो चुका है, 8 का हम लोग देख रहे हैं। तो 8 के भी मैंने आपको 4 चैप्टर करवा दिए हैं और आज आपका 5वां चैप्टर है। एक दिन में 2-2 चैप्टर करवा रही हूँ, तो आपके 5-7 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। तो इसमें बताया गया है आपका जब जनता बगावत करती है, 1857 का विद्रोह और उसके बाद की कुछ कहानियाँ इसमें दी हुई हैं। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसको देखते हैं। आगे देखेंगे। इस प्रकार से आपका सिपाही और सैनिक विद्रोह करते हुए दिखाए गए हैं, है ना। अब देखिए आगे नीतियाँ और लोग। तो किस प्रकार से नीतियाँ चली और किस प्रकार से लोगों पर प्रभाव पड़ा, किस प्रकार से लोगों ने 1857 का विद्रोह किया। पिछले अध्याय में आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और जनता पर उसके प्रभावों के बारे में पढ़ा था। ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार की नीतियां बना रही थी और किस प्रकार की जनता पर इसका प्रभाव पड़ रहा था। इन नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों और सिपाहियों सब पर तरह तरह से असर पड़ रहे थे। सबके अपने अपने असर थे, है ना। किसानों को अलग असर था, राजा रानियों को अलग असर था इनकी नीतियों से। आप यह भी देखेंगे कि जो नीतियां और कार्रवाइयां जनता के हित में नहीं होती या जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं, उनका लोग किस तरह विरोध करते हैं। जो हमारे हित में नहीं होगा तो उसका हम विरोध ही करेंगे। और जो अंग्रेजों की नीतियां बन के आ रही थी वो तो हमारे हित में नहीं थी, ना राजाओं के हित में थी। राजाओं से उनकी सत्ता जो है छीन ली गई थी। और अगर किसानों की बात करें तो कहीं नील की खेती करवा रहे, कहीं अफीम की खेती, जिससे पूरी ज़मीन ही बर्बाद हो जा रही। अब देखिए नवाबों की छिनती सत्ता। तो 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। यानी जो स्थानीय, जैसे मान लीजिए एक आपका क्षेत्र है, यहाँ पर राजा है, तो वो अब स्वतंत्रता नहीं थी। सीधे पूरा इलाका आपका अंग्रेजों के कब्जे में होगा। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार और इलाके के करके छीन लिए गए थे। किनके? राजाओं के, शासकों के। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। उन्होंने सोचा कि कंपनी समझेगी, लेकिन कंपनी क्यों समझेगी? कंपनी को तो अपना मतलब निकालना है। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती है वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। जो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे, उनका दत्तक पुत्र क्या होता है? गोद लिया हुआ बेटा। तो उनका जो दत्तक पुत्र था वो थे नाना साहेब। अब नाना साहेब चाहते थे कि उनके पिता की पेंशन उन्हें मिले। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। कंपनी सिर्फ अपने तरीके से लोगों को चलाती थी, वो जैसा चाहती थी वैसा चलाएगी। अब कंपनी ने सुनना बंद कर दिया था और लोगों में हद से ज़्यादा आक्रोश हो चुका था, क्योंकि कंपनी बिल्कुल बात ही नहीं मान रही थी, अपने मन का कर रही थी। दबदबे में आके लोगों को मजबूरन करना पड़ता था। नहीं कर रही तो फांसी लगवा देगी जो कोई आवाज़ उठाएगा। 1857 के विद्रोह की आवाज़ मंगल पांडे ने उठाई, मंगल पांडे को फांसी लगा दी गई। आगे देखिए क्या होता है। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में थी। यानी अवध पे जो अभी तक चीज़ें थीं, अवध को भी हड़प लिया गया। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया, अवध को। और इसके बाद गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है। बोलते हैं कि आप सत्ता अच्छे से नहीं चला रहे तो हम चलाएंगे, ऐसा बोल के जनरल डलहौजी ने क्या किया? अवध को भी अपने कब्जे में ले लिया। इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। ये बोले कि शासन अच्छे से नहीं चल रहा है, इसलिए अब हम चलाएंगे। कंपनी ने मुगलों के शासन को ख़त्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। औरंगजेब के बाद मुगल ढलना शुरू हो गए। मुगलों की सत्ता आगे जो है औरंगजेब के बाद
अच्छी खासी नहीं पनपी, इनका पतन स्टार्ट हो गया। अब कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। जो सिक्के जारी होते थे मुगल में, उनमें मुगल का नाम डला रहता था, वो चीज़ जो है कंपनी ने हटवा दी। अब 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। दिल्ली के लाल किले में मुगल बादशाह रहते थे, ठीक है। और एग्जाम में पूछता है आखिरी मुगल बादशाह कौन है, तो आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। कौन से हैं? बहादुर शाह जफर हैं। और इस चीज़ का किस गवर्नर जनरल ने ऐलान किया कि आज अब के बाद से कोई भी मुगल बादशाह नहीं कहलाएगा, तो ये किसने किया? डलहौजी ने। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिन ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। सॉरी, कैनिन ने किया था। क्या फैसला कर दिया कि बहादुर शाह जफर। और कभी कभी जब डीपली क्वेश्चन पूछता है ना बहादुर शाह जफर के लिए, तो पूछता है कि फर्स्ट या सेकंड, तो ये बहादुर शाह जफर आपके द्वितीय थे। बहादुर शाह द्वितीय आखिरी मुगल बादशाह रहे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना गया, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता मिली। चलिए देखिए आगे। किसान और सिपाही। गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया गया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियों पुरानी ज़मीनें हाथ से उनकी पीढ़ियों से जो पुरानी ज़मीनें थीं वो हाथ से निकलती जा रही थीं, यानी कंपनी उन पर कब्जा करती जा रही थी। एक तो इतना कर्ज दे देगी कि लोग बाग उस कर्ज में डूब जाते थे, और कर्ज में डूब जाने के बाद ज़मीन छीन लेती थी। यानी कंपनी का पहले से ही बना बनाया प्लान रहता था कि पहले इसको इतना कर्ज दिया जाएगा कि ये इंसान बिल्कुल डूब जाए कर्जे में, यानी चुका ही नहीं सकता, और जब चुका नहीं पाएगा तो आप ज़मीन हड़प लेंगे उसकी। ये इनकी व्यवस्था थी, इनका पहले से था इनका। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की वजह अपनी वजह थी। एक मिनट देखिए, अब देखते हैं इसको। क्या थी कि जो कंपनी के तहत काम करने वाले कुछ कंपनी में भारतीय सिपाहियों को रखा गया था, तो उनकी अपनी एक अलग वजह थी कि वो संतुष्ट नहीं है। क्या वजह थी? देखिए, वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। ये अपनी अपनी वजह होगी ना, किसान की किसानी की वजह होगी, एक व्यापारी की व्यापार की वजह होगी, तो उसी प्रकार से एक सिपाही की सिपाही वाली वजह थी कि उसको वेतन अच्छे से नहीं मिल रहा है, भत्ते अच्छे से नहीं मिल रहे हैं, उनको जो सेवा बताई गई है वो उतनी नहीं मिल रही है। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। तो कुछ सिपाही बड़ी जाति के भी थे, तो उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती थी। क्या आप जानते हैं कि उस ज़माने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं करना चाहते थे? समुद्र पार करना इनका मतलब था हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाना। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति दोनों भ्रष्ट हो जाएंगे। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा भेजा गया। बर्मा मतलब आज का म्यांमार। तो इनको एक समुद्र के रास्ते से जाना था, समुद्र के रास्ते म्यांमार जाने का आदेश मिला, तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। बोले हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। उन्हें ज़मीन के रास्ते से जाने से ऐतराज़ नहीं था, ज़मीन से रास्ते से चले जाएंगे। अब ठीक है, इतना हो गया, लेकिन अगर मान लीजिए अमेरिका जाना है उस समय पे, तो लोग वहाँ कैसे जाते होंगे? इंग्लैंड जाना है तो कैसे जाते होंगे? फिर तो समुद्र पार करके ही जाएंगे। तो इससे भारतीय सिपाहियों का धर्म भ्रष्ट होता था। आगे देखिए, सरकार का हुक्म ना मानने के कारण उन्हें सख्त सजा दी गई, क्योंकि यह मुद्दा अभी ख़त्म नहीं हुआ। इसलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करने आता है तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी करना होगा। तो ये चीज़ एक कानून में निकाल दी पहले से ही कि बाद में आप लोग कुछ नहीं कहेंगे, आपको समुद्र पार करना होगा। सिपाही गाँवों के हालात से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे, वे अपने परिवार गांव में छोड़कर आए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी सिपाहियों में भी फैल गया। कुछ सिपाही जो है गांव से जो आए थे वो किसान परिवार से ही थे, है ना। तो जो गुस्सा ही फैल रहा था, किसानों का गुस्सा सिपाहियों में और सिपाहियों का गुस्सा किसानों में, तो ये धर्म भ्रष्ट वाला मामला फैल गया। आगे देखिए, सुधारों पर प्रतिक्रिया।
अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। बताइए, इनको लगता था कि भारतीय समाज बिगड़ी हुई है, आप लोग सुधारिए। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। अंग्रेजों ने सती प्रथा को रोक दिया और विधवा विवाह को बढ़ावा दिया। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। बोले आप अंग्रेजी शिक्षा लो, भारतीयों को बोले। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने तथा यहाँ तक कि जमीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। पहले क्या था कि अगर आप धर्म चेंज करेंगे तो आपसे जो है आपकी संपत्ति छीन ली जाएगी, लेकिन अब क्या बोला कि अगर आप ईसाई धर्म अपनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी संपत्ति नहीं छीनी जाएगी। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। अब ये चीज़ सिपाही हो या किसान, ये बात उनके दिमाग में फिट हो गई थी कि हमारे धर्म को खतरा है। इसी के चक्कर में आगे 1857 का विद्रोह हुआ, धर्म के चक्कर में। दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। वे इन सुधारकों और उनके सुधार आंदोलनों के बारे में आपका अध्याय 7 में पढ़ेंगे तो बाद में देखेंगे आगे। जनता की नज़र से जनता क्या सोचती थी उस समय पे, उस जमाने में लोग अंग्रेज शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, इसका जायजा लेने के लिए आप तो देखिए स्रोत दिया हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। 84 नियमों की सूची। यहाँ महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक मांझा प्रवास के कुछ अंश दिए गए हैं। याद रखिए, मांझा प्रवास किसने लिखी? ब्राह्मण विष्णु भट्ट ने। विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाएं, क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। सिपाहियों ने जो कहा वह इस प्रकार था। क्या बोले सिपाही? उनसे बोले विष्णु भट्ट से कि आप वापस चले जाइए, कोई यहाँ पर परेशानी होगी, आपको बहुत ज़्यादा कोहराम मचने वाला है। तो सिपाही बोलते हैं उनसे, अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमदा है, यानी धर्म नष्ट कर रही है। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारों की मौजूदगी में उसका ऐलान कर दिया है। उन्होंने यानी सिपाहियों ने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है, जो कंपनी उन नियमों को मान नहीं रही है। उन्होंने अंग्रेजों को घातक परिणामों की चेतावनी दी। अंग्रेजों ने कहा कि अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल फुथल मच जाएगी। उथल फुथल क्या है? मान लीजिए अंग्रेजों ने 84 नियम बना के दिए अपने तरीके से, भारतीयों ने 84 नियम अपने तरीके से बना के दिए, और अंग्रेज तो एक बात मानने को तैयार नहीं थे कि आप ऐसा कह रहे हैं तो हम मान लेंगे या आपकी इच्छा पूरी कर देंगे। तो 84 नियम कहाँ से मान लेंगे? 84 नियम में तो पूरा इंडिया पलट जाता, क्योंकि जो भारतीय लोगों ने 84 नियम लिखे वो अपने तरीके से लिखे होंगे, अंग्रेजों के हित में तो लिखे नहीं होंगे। तो ये चीज़ निकल के आ रही थी कि राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानियों को लौट गए हैं। तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे हैं। धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर ली गई थी और मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दी गई थी। आगे देखिए, जल्दी ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। देखिए इधर पे उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरणों से मिलती है हमें। सीताराम पांडे को 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया था। बंगाल नेटिव में था। उन्होंने 48 साल तक नौकरी की और 1860 में वे सेवानिवृत्त हो गए। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेज़ों की मदद की, हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था। मतलब ये अंग्रेज़ों के साइड काम करते थे, इनका बेटा अपोजिट साइड में था, और अंग्रेज़ों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला, उसके बेटे को। अपने सेवानिवृत्ति के बाद उसने कमान अफसर नॉरगेट ने उन्हें अपने संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया। सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिखे, जिनका नॉरगेट ने अंग्रेज़ों में अनुवाद किया और फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, यानी सिपाही से सूबेदार तक ये नाम अपने संस्करण को दिया। सीताराम पांडे के संस्मरणों का एक अंश हमें मिलता है। मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था और वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे थे। अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह के
नुमाइंदों को सेना की नब्ज जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। उन्होंने हजार झूठ गढ़ डाले और सिपाहियों को अपने मालिकों अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बिठाया जा सके। उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करें और इन सुझावों पर अमल करें तो सेना ऐसा कर सकती है। तो चलिए देखिए ये चीज़ इन्होंने लिखी, आगे देखिए। तो ये चीज़ दी हुई है, आप पढ़ लेना, सीताराम की संस्मरण से दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लेना। आगे देखिए, सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। तो सैनिक विद्रोह का अर्थ क्या है? जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर दें तो ये होता है सैनिक विद्रोह, ठीक है। और सैनिक विद्रोह एक जन विद्रोह बन गया। लेकिन अब तक सैनिक था, लेकिन धीरे धीरे गाँव में फैला और पूरे जन में ये विद्रोह फैल गया, सब कोई विद्रोह करने लगा। यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं थी, नॉर्मल बात है। आज हमें जो नेता पसंद नहीं है हम उसका बहिष्कार करने लगते हैं, कोई चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती है तो उस चीज़ का हम बहिष्कार करते हैं। लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राजा की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है। बहुत सारे लोग मानने लगे हैं कि उन सबका शत्रु एक है, इसलिए वे सभी कुछ करना चाहते थे। इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ा। उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होता था। भारत के उत्तरी भाग में 1857 में ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई थी। फतह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व खतरे में डाल दिया था। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। यहाँ से बगावत शुरू हो गई और अंग्रेजों को भगाते भगाते 1857 से 1947 आ गया था, यानी 90 साल का समय लगा। 1857 में विद्रोह हुआ, बहुत ज़्यादा बड़ा था ये विद्रोह, ठीक है। और हम लोगों को आज़ादी कब मिली? 1947 में, यानी पूरे 90 साल तक विद्रोह चला है, पूरे 100 साल मान लीजिए। अंग्रेज इतना फैल गए थे इंडिया में कि उनको भगान 250 साल शासन किया। कितना? 250 साल, 250 साल से भी ज़्यादा शासन। तो ठीक है, अगर आप देखिए 1600 में कंपनी स्थापित हो गई थी, है ना, उससे पहले ही ये लोग आ चुके थे। लेकिन अगर आप शासन की बात करें तो लगभग 200 साल से ऊपर शासन किया उन लोगों ने, बहुत अच्छे गजब तरीके से। ये 100 साल तो इनके बहुत ही मुश्किल से कटे हैं। 1857 से 1947 तक तो इंडिया की जनता ने जीना हराम कर दिया इन लोगों का। इससे पहले तो ये लोग बहुत ज़बरदस्त शासन कर रहे थे। आगे देखिए, मेरठ से दिल्ली तक तो क्या था उस समय पे? मेरठ से दिल्ली तक 29 मार्च 1947 को युवा सिपाही मंगल पांडे, याद रखिए 29 मार्च 1947 पूरी डेट समेत पूछता है। मंगल पांडे को बैरकपुर, मेरठ में बैरकपुर छावनी थी, उसमें थे एक मंगल पांडे नाम के व्यक्ति, है ना। अपने अफसरों पर हमला, ये ब्राह्मण थे, अब देखिए इनको आगे इनको किस चीज़ से दिक्कत हुई। अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। अब दिक्कत क्या थी कि उधर पे बात फैली थी या रियलिटी थी, ये तो अब भाई अंग्रेज ही जाने, है ना, अपन लोगों को तो अभी पता नहीं होगा। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। उस समय के जो ब्राह्मण थे वो कुछ खाते पीते नहीं थे, शुद्ध शाकाहारी लोग थे, ठीक है। और सुअर और गाय को तो एकदम माता माना जाता था, पूजा की जाती थी। और गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ा दिया किस पे? कारतूसों पर। और वो कारतूस ऐसे मुँह से खींचे जाते थे। पहले मुँह से आप खींचो, फिर उसको भरो, फिर बंदूक चलाओ। अब बताइए, जो इंसान शाकाहारी है तो वो कारतूस मुँह से खींचेगा तो उसका धर्म भ्रष्ट नहीं होगा क्या? तो ब्राह्मण लोगों का धर्म भ्रष्ट होता था इस चीज़ से। तो 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया इस बगावत से। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म ना मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा दे दी गई कुछ को। और यह 9 मई 1957 की बात है। मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों को प्रतिक्रिया बहुत ज़बरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करा दिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार डाला।
उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेज़ों की इमारतों व संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया, जला डाला। उन्होंने फिरंगियों यानी अंग्रेज फिरंगियों के खिलाफ, आपने जो ये क्या कहते हैं इसको, महारानी लक्ष्मीबाई का जो सीरियल आता था पहले जीटीवी पे, काफ़ी पुराना है, तो उसमें भाग फिरंगी भाग का नाम था, वो गाना बजता था भाग फिरंगी भाग वाला। तो फिरंगी अंग्रेज़ों को कहा गया है। फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेज़ों के शासन को ख़त्म करने पर आमदा थे, यानी सिपाहियों को अंग्रेज शासन ख़त्म करना होगा, आप लोगों को यहाँ से भागना होगा। बस एक रटना हो गई थी लोगों की, किसानों की, सिपाहियों की, इंडिया छोड़ना होगा। लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा। सिपाहियों ने इसका भी जवाब ढूंढ लिया कि मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र को देश का शासन सौंपना चाहते हैं। विदेशी इस शब्द में अपमान का भाव आता है फिरंगी से। फिरंगी अपमान समझ के नाम लिया जाता था। बोले बहादुर शाह जफ़र को हम अपने देश की कमान सौंप देंगे और आप लोग जाइए, उनको राजा बना लेंगे। मेरठ में कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई को रात को घोड़ों पर सवार होकर मोहे अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई। मेरठ से दिल्ली रात भर उन्होंने घोड़े पर सवार करके पहुंचे और सुबह सुबह एकदम 5 बजे, सुबह होने से पहले हल्का हल्का अंधेरा रहता, मोहे अंधेरे दिल्ली पहुंच गई। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। उन लोगों को लगा ये हमला कर देंगे, है ना। यहाँ भी दिल्ली में जो टुकड़ियाँ थी, यानी दिल्ली वाले जो सैनिक थे, उनको ताकत आ गई कि हाँ मेरठ वाले भी आ गए, हम भी आ गए, तो उन लोगों ने भी बगावत स्टार्ट की। यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए, अंग्रेजी अफसरों को मारा गया है। यहाँ पे देसी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिए थे, क्योंकि वो पहले से ही कहाँ थे, फौज में थे, तो उनको पता था कि बंदूकें और बारूद वगैरह कहाँ रखा हुआ है मैटर, तो उन्होंने कब्जे में लिया और इमारतों को आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हुए। जो सिपाही विजयी हुए वो लाल किले की दीवार पर पहुंचे। अब वे बादशाह से मिलना चाहते थे, बहादुर शाह जफ़र से। बादशाह अंग्रेज़ों की भारी ताकत इसे 2-2 हाथ करने को तैयार नहीं थे। मतलब बादशाह को पता था कि भाई हम कुछ नहीं कर पाएंगे, जीतेंगे नहीं, हमारे पास इतनी ताकत नहीं जितनी अंग्रेज़ों के पास है। लेकिन सिपाही भी अड़े थे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को अपना नेता घोषित कर दिया। बहादुर शाह जफ़र को मंजूर नहीं था कि आप लोग युद्ध करो, क्योंकि एक तो वो वृद्ध थे बहुत ज़्यादा, ठीक है, और इतनी ताकत नहीं थी उनमें कि अब वो कहें कि आप चलो युद्ध कर रहे हैं, हम भी चलते हैं, तो हर चीज़ से मना कर दिया। लेकिन सिपाहियों को देखो आप ज़बरदस्ती, बोले नहीं आप ही हमारे नेता है। अब जब ज़बरदस्ती नहीं, यही हमारे नेता है, बहादुर शाह जफ़र क्या करेंगे, मुंडी हिला देंगे, अब हम ही इनके नेता हैं, सिर हिला के यही बोल देंगे। तो वही चीज़ हुई कि ज़बरदस्ती उनको नेता घोषित कर दिया। बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की यह मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर में मुखियाओं और शासकों को चिट्ठियां लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। अब देखिए क्या परिणाम सामने आए। अंग्रेज़ों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुग़ल साम्राज्य का ही शासन था। ज़्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुग़ल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुग़ल बादशाह द्वारा शासन स्थापित कर ले तो वे मुग़ल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। चलिए देखिए आगे। अंग्रेज़ों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। अंग्रेज़ों को लगता था नहीं इंडिया वाले कुछ नहीं करेंगे, लेकिन इतना ज़्यादा विद्रोह बढ़ गया कि अब अंग्रेज़ों के हाथ में कुछ नहीं था। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी, छोटी सी उथल पुथल है। लेकिन दिक्कत क्या थी कि जो इंडिया वाले आज भी धर्म के नाम पर अच्छा खासा भड़क लेते हैं। तो वो चीज़ अंग्रेज़ों ने नोटिस नहीं कर पाई कि भाई हम इनके धर्म को ठेस पहुँचा रहे हैं। और 1857 का विद्रोह भी यही एक चीज़ थी कि आप लोग हमारा धर्म भ्रष्ट करेंगे, हमसे ऐसे कारतूस मोह में मतलब दे के हम लोग खींचेंगे कारतूस को जिसमें सुअर और गाय की चर्बी का लेप हो। बिल्कुल नहीं, धर्म भ्रष्ट होगा। आगे देखिए। लेकिन जब बहादुर शाह जफ़र ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। अक्सर ऐसा होता था कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिल जाता है। बगावत फैली। जब दिल्ली से अंग्रेज़ों के पैर उखड़ गए तो लगभग 1 हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है खबर फैलने में भी कुछ समय तो लगना ही था।
लेकिन फिर तो विद्रोहों का सिलसिला ही शुरू हो गया, एक के बाद एक विद्रोह, एक के बाद एक। अब भाई अब नहीं रुकेंगे इंडिया वाले, है ना। अब अंग्रेज़ों का अंत था यहाँ पे, लेकिन इतना फैल चुके थे लोग, इतना पैर फैला लिए थे कि इनको भगाते भगाते 100 साल लग गए। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने को निकल पड़े। उनकी देखा देखी कस्बों और गाँवों के लोग भी बगावत के रास्ते चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों और मुखियाइयों के पीछे संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर लिया। उन्होंने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर हैं यहाँ के कानपुर के। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे ब्रिजेश कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। वहाँ से आगे देखिए, ब्रिजेश कद्र ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। भाई मानने में क्या है, ठीक है, हम ऐलान करते हैं वो हमारे बादशाह हैं, हम उनके गवर्नर हैं, बात खत्म हो गया, है ना। ये सही होता था। उनकी माँ बेगम हजरत महल ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। औरतें भी आई इस चीज़ में। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का आपको पूरे सीरियल में अच्छा खासा विद्रोह दिखाया जाता है। उन्होंने नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेज़ों को भारी चुनौती दी। रानी लक्ष्मीबाई बहुत लड़ी। मध्य प्रदेश के मांड्या क्षेत्र में राजगढ़ की राजी अबंतीबाई लोधी, अब इधर पर राजी ही लिखा है या रानी तो पता नहीं, अबंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेज़ों के खिलाफ उनका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। तो ये मैडम भी निकली अबंतीबाई 4000 सैनिक लेके। विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेज़ों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन दिक्कत क्या थी ना, या तो हम लोग उनसे डर जाते थे या फिर ऐसे उनके पास हथियार रहते थे, जैसे हमारे पास कुछ नहीं, हम लोग तलवार लेके खड़े हैं, उस साइड से वो लोग बंदूकें चलाएंगे तो हम लोग कैसे जीत पाएंगे, बताइए आप खुद। बहुत सारे मोर्चों पर उनकी ज़बरदस्त हार हुई। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेज़ों का शासन खत्म हो चुका है। कई जगह हार हुई, लेकिन अंग्रेज इतनी आसानी से हार नहीं मानते। अब लोगों को विद्रोहों में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया था, यानी अब लोग पीछे नहीं हट रहे थे। खासतौर से अवध के इलाके में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा। उसमें उसने लिखा था, अंग्रेज़ों के भय को व्यक्त किया था, हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार लड़ाई से थक गए हैं, एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो गए हैं। यानी इधर पे क्या थी कि अब इंडिया के लोग सब इकट्ठा आ गए थे। आगे देखिए, इस दौरान इंडिया के महत्वपूर्ण नेता सामने आए बहुत। उदाहरण के लिए फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेज़ों का शासन जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। वह समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इस आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली। अपने समर्थकों के साथ वे भी अंग्रेज़ों से लड़ने लखनऊ जा पहुँचे। दिल्ली में अंग्रेज़ों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए थे। बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। वह इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए, है ना। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में, मतलब धीरे धीरे इंडिया के लोग जो हैं सब इकट्ठे होने लगे थे। और जब देखना इकट्ठे हुए इंडिया के लोग, तभी अंग्रेज़ों को भगा पाए। और अभी पीछे हम लोग देख रहे थे ना कि कहीं बंगाल का नवाब, कहीं ये कहीं वो, एक दूसरे को पीछे से काट रहे थे। क्या हो रहा था कि हमारे इंडिया के लोग ही कि मतलब किसी का चाचा, किसी का बेटा अंग्रेज़ों के साथ मिल के ये चीज़ें हो रही थी। हमारी फैमिली के लोग ही उनसे मिल रहे थे, तो वो घर का वेदी लंका ढाई वाली स्थिति पनप रही थी। और अब यहाँ क्या है, यहाँ इंडिया के लोग इकट्ठा होना स्टार्ट हुए। इसलिए अब क्या होगा, अब अंग्रेज़ों की मार होगी। कंपनी का पलटवार हुआ यहाँ से। कंपनी हार नहीं मानती जल्दी से, इसलिए कंपनी ने पलटवार किया। इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेज़ों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगातार विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए।
विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास सुना दिया गया। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया। एग्जाम में पूछता है कब भेजा गया और कौन सी जेल में, रंगून में। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली, वहीं पर डले डले मर गए। दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का यह मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका है। इसके बाद भी लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते थे। अंग्रेजों को क्या लगा कि लोग बाग मान जाएंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब तो विद्रोह फैल चुका था, तो अब तो भारतीय लोग मानने वाले नहीं थे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। अंग्रेज भी लड़े, भारतीय भी लड़े। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की सख्त शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। 1858 में दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ हुआ। खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फौज से घिरा पाया और वे शहीद हो गईं। तटों पे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे छुप के। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिला था, उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किए। उन्होंने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान किया, यानी फिर से यहाँ लोगों को हाथ में लेना स्टार्ट किया। उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनकी ज़मीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। देखिए आगे, जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया, यानी अंग्रेज बोल रहे थे, उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेजों के सामने समर्पण कर देते हैं, तो अगर उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की तो वे सुरक्षित रहेंगे। समर्पण कर दे, किसी अंग्रेज को हाथ ना लगाएं आप, तो आप जो हैं सुरक्षित हैं। जमीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। विद्रोह के बाद के साल तो विद्रोह हो गया। अब देखिए आगे क्या क्या हुआ। अंग्रेजों ने 1859 के आखिरी तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया फिर से, लेकिन अब पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। कुछ नीतियां बदली। अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किए वे निम्नलिखित हैं। देखिए, ब्रिटिश संसद के 1858 में एक नया कानून पारित हुआ जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। एक सदस्य भारत मंत्री बना। उसे भारत के शासन, मतलब जो ब्रिटिश संसद थी, पार्लियामेंट थी, वहाँ पे एक व्यक्ति बैठा जो बोला कि ये जो है भारत का शासन, यानी जो बातें पहुँचानी हैं या जो बातें वहाँ से संसद से आनी है, तो वो था। यानी अभी इस समय पर उसको राजदूत कहते हैं, है ना। आगे देखते हैं इसको, चलिए आगे देखेंगे। शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया, जिसे इंडिया काउंसिल कहा गया। इंडिया काउंसिल। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दे दिया गया। बोले ये वायसराय होगा, ठीक है। इस प्रकार उसे इंग्लैंड की राजा या रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। क्या बोले कि जो इंडिया में एक व्यक्ति है जो वायसराय के नाम से है, जो कि गवर्नर जनरल था, उसका नाम बदल के वायसराय किया। तो वो बताया गया कि जो इंग्लैंड में राजा या रानी है उसका प्रतिनिधि है इंडिया में। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने राजा के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथ में ले ली। दूसरा क्या रहा, देश के सभी इलाकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी यानी लाइन पे आ गए अब ये लोग, और कुछ नहीं। और मतलब सीधी बात है कि अब हाथ में लेना चाहेंगे तो थोड़ी हमारे तरीके से बात करेंगे, है ना। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों, यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी। अभी ये लोग क्या कर रहे थे, नहीं आप लोग इसको नहीं देंगे, उसको नहीं देंगे, दत्तक पुत्र को नहीं देंगे। भाई अपनी ज़मीन है, जिसकी जहाँ मर्जी वहाँ दो आप, है ना। लेकिन राजा इसको अंग्रेज क्या सोच रहे थे, नहीं हम ही हैं जो है, हम ही हैं जो है। इंडियन भड़क गए।
फिर क्या है, इनको झुकना पड़ा। लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें, यानी उनको ही रानी माने। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दे दी गई। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया गया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत के सिपाहियों को भर्ती करने के बजाय अब गोरखा, सिख और पठानों को ज़्यादा भर्ती किया जाएगा। मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त कर ली गई। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। किनको? मुसलमान को। बताइए, ये धर्म वाली बात फिर से आ गई। और अंग्रेज़ों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। पता नहीं भाई, विद्रोह जब विद्रोह हुआ, जब वो लोग जाने, हम लोगों को क्या पता। अंग्रेज़ों ने फैसला किया कि भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे, उनके बीच में टांग नहीं अड़ाएंगे। अभी ये लोग औपनिवेशीकरण की तरफ भाग रहे थे। अब लाइन पे आए जब से, भूस्वामी और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों का स्थायित्व देने के लिए नीतियाँ बनाई गई। इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ। 1857 के बाद एक अलग ही इतिहास शुरू हुआ है। अभी आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो आपका मैप हुआ आपका खुर्दा संग्राम। ये आपका एक केस स्टडी दी हुई है, ये आपका उड़ीसा में हुआ था। 1857 की घटना है ना, सॉरी 1857 के बहुत पहले का 1817 का है। खुर्दा का या खुर्दा नहीं पढ़ेंगे इसको, खुर्दा पढ़ेंगे, है ना। तो दक्षिण में हुआ था, वो सॉरी उड़ीसा में हुआ था, उड़ीसा के दक्षिण पूर्वी भाग में। और इसके अलावा 1817 में हुआ था। इसको आपको पढ़ना है तो आप आराम से पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मैं तो इसको पढ़ाने नहीं वाली, आराम से आप इसको पढ़िए घर पे बैठ के, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट करते जाइए इसका। इधर से ख़त्म है, ये रहा, इधर पे और है, ये ख़त्म है। अब देखिए, ये अन्यत्र में दी हुई है थोड़ी बहुत चीज़ें कि जब परम शांति के स्वर्गीय साम्राज्य की खातिर 1857 में भारत में जब चल रहा था, तो और जगह क्या था, तो ताइपिंग चीनी इनका दिया हुआ है, कुछ पढ़ लीजिएगा पढ़ना हो तो। हांगकांग चीन का दिया हुआ है। बस इधर से आपका चैप्टर ख़त्म होता है, अन्यत्र के बाद ख़त्म हो जाता है। ये रहे आपके क्वेश्चन आंसर, इसको कराएंगे क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में। अब मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।